नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि इन 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल महाजनपद हमारा मगध बन गया था। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने मगध पर राज किया था, इस बारे में हम बात करेंगे। और वो सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर क्यों 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल महाजनपद मगध को माना जाता है? अगर हम मगध की लोकेशन की बात की जाए तो बिहार के आसपास का रीजन जो है मगध का एरिया आता है। और अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी बिहार से होते हुए बहती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है जो कि विश्व की सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। तो ये फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। जंगल होने के अलावा यहाँ पे कई सारे हाथी भी पाए जाते थे। यहाँ पे पाई जाने वाली लकड़ियों का उपयोग अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किया जाता था और राजा का महल भी यहाँ तक कि लकड़ियों का ही बनाया जाता था। और यहाँ पे पाई जाने वाली हाथियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी जिनका उपयोग लड़ाई में किया जाता था, जिस वजह से मगध जो है सबसे पावरफुल महाजनपद बन के आया था और सभी राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा मगध पे ही राज करना चाहते थे। तो ये रीज़न था मेन मगध के उत्कर्ष का। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से वंश ने इस पर राज किया था। तो ये 4 मेजर डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने मगध पर राज किया था। तो सबसे पहली डायनेस्टी थी हर्यक वंश, 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। नागवंश 412 से 344 बीसी। नंदवंश और मौर्य वंश। नंदवंश का टाइम पीरियड आता है 344 से 323 और उसके बाद आता है मौर्य वंश 323 से 185। तो चलिए अब एक एक डायनेस्टी के बारे में हम बात करते हैं। हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक हुआ करते थे बिंबिसार और इनकी जो राजधानी थी वो थी गिरिव्रज। तो एक ये प्रश्न पूछा जाता कि मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी, तो वो थी गिरिव्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। और हर्यक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक की अगर बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन थे। 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बना था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता को मार कर ही राजगद्दी पर बैठे थे। अजातशत्रु की बात की जाए तो उन्होंने बिंबिसार को मार के राजगद्दी पर बैठे थे। वहीं उदयन की बात की जाए तो इन्होंने अजातशत्रु को मारा था और राजगद्दी पर बैठे थे। इस वजह से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। राजा बनने से पूर्व अजातशत्रु अंग प्रांत का राज्यपाल हुआ करता था। ये प्रश्न पूछा गया है। अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं, तो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित किया था। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है पाटलिपुत्र नगर। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी और इसी को ही अपनी कैपिटल बना ली थी। तो आज का दूसरा प्रश्न ये है कि पहली मगध की जो पहली राजधानी थी मगध की, वो तो राजगृह थी। वहीं दूसरी राजधानी क्या थी? वो थी पाटलिपुत्र। ये केबीसी में भी प्रश्न पूछा गया है। अब देख लेते हैं कुछ वंश और उनके संस्थापक की। तो हर्यक वंश के बिंबिसार थे, नाग वंश के शिशुनाग थे और नंद वंश के थे महानंदिन या महापद्म नंद भी इनको कहा जाता है। और मौर्य वंश के तो सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग को काकवर्ण भी कहा जाता है। देखिए, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है और इस शिशुनाग को कहा जाता है काकवर्ण। ये ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने वैशाली को मगध की नई राजधानी बनाया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वैशाली को किसने राजधानी बना लिया था मगध की, तो वो थे हमारे शिशुनाग। महापद्म नंद को नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता है। महापद्म नंद को पुराणों में सूदभा भोदभव कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि
शूद्र की कोख से जन्मा हुआ, मतलब इनको शूद्र कहा जाता था महापद्म नंद को। महापद्म नंद ने कलिंग में एक बांध एवं एक जलाशय का निर्माण करवाया था। और नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है घनानंद, और इसी को ही हराकर मौर्य वंश की नींव रखी गई थी। देखिए, जब घनानंद का राज्य था तो इंडिया में इंडो ग्रीक का आक्रमण होने वाला था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन से। तो उस टाइम पे चाणक्य जो हैं वो घनानंद के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि इंडिया पे आक्रमण होने वाला है, तो आप इससे इंडिया की रक्षा कीजिए। तो घनानंद इसको बेइज्जती करके चाणक्य की भेज देता है। तो चाणक्य जब जा रहा होता रास्ते में, तब देखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे खेल रहे होते हैं 3 बच्चों के साथ, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य खुद को शासक बने होते हैं और वो दोनों लड़के जो होते हैं वहाँ इनके प्रजा बने होते हैं। इसी को देखकर ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य हैं वो उठा के ले जाते हैं और उनको शिक्षा दिलाते हैं, और बाद में घनानंद को हराकर यही चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखता है, जो कि सबसे पावरफुल राजा माना जाता है पूरे मगध का। देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसलिए मैंने तीनों ही वंश के राजा जो इम्पोर्टेंट राजा थे उनको एक साथ लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एग्ज़ाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, हर्यक वंश में कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। नाग वंश में थे शिशुनाग और काला शोक। और नंद वंश में थे महानंदिन, महापद्म नंद और घनानंद। तो अब बात करते हैं हम मौर्य वंश की। अगर इसके समय अवधि की बात की जाए तो 323 बीसी पूर्व से 185 बीसी पूर्व तक था। कहीं कहीं 184 बीसी भी लिखा गया है। खैर, वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। दीपवंश और महावंश में पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख देखने को मिलता है। विशाखा दत्त ने एक बुक लिखी थी मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। और ये बुक बहुत ही फेमस है। जो एग्ज़ाम अक्सर देते रहते हैं उनको, उन भाइयों को पता होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक थे जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी थी। मतलब ये पूरे भारत पे इन्होंने राज किया था। नहीं तो बाकी लोग तो हमेशा नॉर्थर्न रीजन पे ही फोकस करते थे कि नॉर्थ रीजन जीत गए हैं, जहाँ पे मगध वगैरह थे और जितने भी इम्पोर्टेंट महाजनपद थे बस उसके अलावा आगे नहीं बढ़ते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी थी। यूनानी लेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है। 1793 में सबसे पहली बार विलियम जोन्स ने एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। यहाँ आपको बता दें कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया था। उसके बाद ही ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। तो यहाँ आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विलियम जोन्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने डिकोड किया था या किसने पढ़ा था, तो वो थे विलियम जोन्स। प्लूटार्क ने कहा था कि मात्र 5 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। और कौटिल्य ने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ थे वो कौटिल्य होते थे, जिनको कि हम चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा कहाँ दी थी, तो वो थी तक्षशिला में। तक्षशिला आप देखें, अगर ये भारत का नक्शा देख लें तो ये इस जगह पे आता है। यह है अपना जम्मू कश्मीर, और इस जगह पे तक्षशिला एक जगह आती है, वहाँ पे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। चंद्रगुप्त के अलावा इन्होंने अशोक को भी यहीं पे ही शिक्षा दी थी। सिकंदर महान, जिसको कि अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, वो भी भारत की तरफ आक्रमण करना चाह रहा था, लेकिन उसकी सेना इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि अब वो और आगे ना बढ़ पाई, जिस वजह से वो वहाँ से ही वापस चली गई थी। वो इनसे नहीं लड़ी थी। स्मिथ का कहना है कि जो यंग चंद्रगुप्त मौर्य था वो सिकंदर से मिल चुका था एक बार।
और सिकंदर महान का एक सेनापति हुआ था, उसको कहते हैं सेल्यूकस निकेटर। उससे इसकी लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर को कई सारे राज्य जो हैं इनको गिफ्ट में देने पड़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य प्रसन्न होकर इनको 500 हाथी गिफ्ट में दे देते हैं। और सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उनसे ये विवाह कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में अरेंज मैरिज जो थी, पहली अरेंज मैरिज थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी, और इन्होंने ही इसके बाद दूसरे देशों से यानी बाहरी देशों से मैत्रीपूर्ण रिश्ते निभाए थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने कौन कौन सी राज्य जो है इनको गिफ्ट दे दिए थे। तो वो तो बलूचिस्तान था, काबुल था, गांधार था, और 2-3 छोटे मोटे इलाके थे जो कि इनको दे दिए गए थे। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति और प्रशासन से है। अब देखते हैं मौर्य वंश के और कौन से इम्पोर्टेंट राजा हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ही, इसके अलावा बिंदुसार और अशोक भी थे। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, और संलेखन विधि से इन्होंने अपना देह त्यागा था। संलेखन विधि में ये होता है, जब कोई भूखा प्यासा रहे जब तक कि मर नहीं जाता तब तक वो भूखा रहे, तो उसको कहा जाता है संलेखन विधि। और ये कहाँ पे गए थे? ये गए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, वहाँ पे इन्होंने संलेखन विधि से अपना देह त्यागा था। वहीं अगर बात की जाए बिंदुसार की, तो बिंदुसार ने कोई भी बहुत विशेष लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, क्योंकि ये आजीवक संप्रदाय यानी आजीवक सेक्ट को मानने वाले थे। उसका मतलब होता है, आजीवक सेक्ट का मतलब होता है कि जो होना है वो तो होगा ही होगा। ये ऐसा इसमें आजीवक सेक्ट के लोगों का मानना था, इस वजह से इन्होंने कोई खास लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। अब आपका अगला प्रश्न ये है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। ये मैं पिछले लेक्चर में अपने बता चुका हूँ, जिसमें मैंने जैन धर्म के बारे में बताया था। तो जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियो देख सकता है, उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताया हुआ। वहीं अगर अशोक की बात की जाए, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को, बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को, और अशोक ने अपनाया था आपके बौद्ध धर्म को। तो देखते हैं अशोक के बारे में। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डीप में बताऊंगा अशोक के बारे में। फ़िलहाल मैं ओवरव्यू एक बार आपको बता देता हूं। तो अशोक की अगर बात करें तो इनके देखिए पुत्रों की बात करें तो महेंद्र, कुणाल, तीवर, जालोक, संघमित्रा जो कि इनकी लड़की थी, और चारुमती, ये 2 इनकी लड़कियां थी। वहीं ये 4 इनके लड़के हुआ करते थे, जिसमें कुणाल जो था वो अंधा था। मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक था वृहदत्त। वहीं अगर हम कुणाल की बात करें, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुणाल अंधा था। इनके 4 बेटों में जो कुणाल था वो अंधा था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री एथेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बदले 500 हाथी इनको उपहार में दे दिए थे, और एथेना को कहीं कहीं हेलेना भी लिखा होता है। सेल्यूकस ने बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, गांधार, मकरांत राव और हेरात जैसे प्रदेश दहेज में दे दिए थे। और मेगास्थनीज की एक बुक थी इंडिका, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु बन गए थे, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाकर संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कौटिल्य को क्या कहा जाता है। तो कौटिल्य को भारत का मैक्सियावली कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ राजा, स्थान और उनकी राजधानियों के बारे में। तो अगर प्रघोत की बात की जाए, राजा प्रघोत की, तो इनकी स्थान था आवंती, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैनी। उज्जैन की बात की जाए तो वत्स इनकी स्थान था, और कौशाम्बी इनकी राजधानी था। प्रसेनजित की बात की जाए तो कौशाल इनका स्थान था, और श्रावस्ती इनकी कैपिटल हुआ करती थी। अजातशत्रु की जो स्थान था वो मगध था, और कैपिटल था इसकी गृहवृज। तो ये तो था कुछ मगध के उत्कर्ष के बारे में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के बारे में बात करेंगे और मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें केवल इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, मगध के बारे में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।